Now, the reason why I'm talking about all this history is the fact कि इतनी डेथ और डिस्ट्रक्शन हुई थी वर्ल्ड वॉर II के अंदर कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि अब इस किस्म की जंग नहीं होगी और मज़ीद जो एलाइज़ हैं वो एक दूसरे के साथ आपस में भाईचारे से तमाम मामला तय करेंगे। इस मकसद के लिए द बिग थ्री, चर्चिल फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन ऑफ कोर्स, ट्रूमन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका and Joseph Stalin from the Soviet Union met at Potsdam to agree on a framework of peace. वो ये चाहते थे कि जिस तरह वर्ल्ड वॉर I के दौरान लीग ऑफ नेशंस और वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट्स और जो लिबरल कंसेंसस उस ज़माने में बनाया, उसके नतीजे में पीस गारंटी नहीं हुई. वी शुड नॉट मेक दो सेम मिस्टेक्स. वी शुड कम टू एन एग्रीमेंट सच दैट दे शुड नेवर बी वॉर अगेन. वैसे भी अब न्यूक्लियर हथियार वगैरह पैदा हो चुके हैं, तो अब आइंदा जंग नहीं होनी चाहिए. So at Potsdam they agreed that Germany was going to be divided into 4 occupation zones. एक तरफ सोवियत यूनियन होगा नेचुरली, दूसरी तरफ ग्रेट ब्रिटेन, तीसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चौथी तरफ फ्रांस. 4 कुव्वतों में तकसीम होगा. इसके साथ उन्होंने ये फैसला किया कि वो नाज़ी वॉर क्रिमिनल्स जिन्होंने मैस मर्डर किया उनका बाकायदा ट्रायल होगा. उस ट्रायल का नाम था द न्यूरमबर्ग ट्रायल्स. और इन ट्रायल्स ने बड़ा अहम किरदार अदा किया इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक्सेट्रा, इंटरनेशनल लॉ, लॉज ऑन वॉर क्राइम्स एंड सो ऑन सो फोर्थ. मजीद उन्होंने ये कहा कि जापान के सरेंडर को हम डिस्कस करेंगे, वहाँ अमेरिका अपनी फ़ौजें उतारेगा. ईस्टर्न यूरोप के अंदर इस तरह से सोवियत यूनियन की फ़ौजें जहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, उन्होंने ये इकरार किया दैट विल बी अ सोवियत स्फीयर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हम अपनी फ़ौजें वहाँ पर नहीं भेजेंगे. और इसके साथ साथ उन्होंने ये फैसला किया कि हम एक ऐसी नई तंजीम बनाएंगे कॉल्ड द यूनाइटेड नेशंस, जहाँ पे हम अपने बामी ताल्लुकात को बेहतर रखेंगे ताकि आइंदा कभी जंग नहीं हो. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली दे डिसाइडेड ऑल्सो कि सोवियत यूनियन विच हैड लॉस्ट सो मच इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर will get reparations, war reparations from Germany. This was very, very important to the Soviet Union because they had suffered so much and they had to rebuild. Now at this stage, owing to the sacrifices made in World War II, communism and communists generally in the Soviet Union were seen by many people as liberators. They were seen as having liberated people from Nazism and fascism. जैसे मैंने आपको बताया कि अगरचे नाज़ीज़म और फैशिज़म एक अनपॉपुलर मूवमेंट नहीं थी, मगर इसके साथ साथ ये भी नहीं था कि मेजॉरिटी उनके साथ थी. मेजॉरिटी उनके ख़िलाफ़ थी, मगर फिर भी एक साइजेबल पब्लिक भी उनके साथ, जाहिर बात है, थी. In many countries, communist leaders appeared as heroes of the resistance, proponents also of socio-economic reform and champions of their nation's self-interest. उन्होंने ये कहा कि अब फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, अब फ्री हेल्थ केयर होना चाहिए. ये वो ज़माना है जब कोई वेलफेयर स्टेट नहीं होता था. उन्होंने कहा जी रिफॉर्म्स करें, ये करें, वो करें, एंड मेनी ऑफ दीज रिफॉर्म्स वर वेरी पॉपुलर. ख़ास तौर पे फ्री एजुकेशन करें, फ्री हेल्थ केयर करें, जॉब्स दें लोगों को, इन्फ्लेशन कम करें, फूड प्राइसेस कम करें, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें. And communist membership now soared across Europe. The Belgian party had 9,000 members before the war, now they had 100,000 members. In Holland they had 10,000 members, now they had 53,000 members. In Greece they had 17,000 members before the war, now they had 70,000 members. In Italy they had only 5,000 members, and now they had 1.7 million members at the end of 1945. In Czechoslovakia they had 28,000 members, now they had 250,000 members. In Hungary, they had a few hundred people in 42, and now they had 100,000 members. In France, Italy, Finland, the communist vote was already 20% of the electorate. 20% वोट उनको पड़ रहा था. बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे, हॉलैंड, स्वीडन में 10% वोट उनको पड़ रहा था. यानी कि पूरे यूरोप में 10 से 20% वोट वो ले रहे थे. They had become very, very popular. At the Potsdam conference now, the Allies agreed that Germany would pay war reparations to the Soviet Union. क्योंकि इतना बंदा वहाँ मरा, इतनी तबाही वहाँ पे हुई है, तो फैसला ये हुआ कि Germany would pay $10 billion in terms of war reparations. आज की prices में that would be equivalent to about $150 billion. आज के period में $10 billion तो उतना है नहीं, $150 billion. To get some estimate of how much $150 billion is, the war in Ukraine, उस पे जो अमेरिका ने खर्चा किया है is about $100 billion. इतना खर्चा उन्होंने यूक्रेन पे किया. So they asked for $150 billion.
Now the main industrial heartland of Germany is this region called the Ruhr. And the Soviet Union and the Allies agreed that they would have up to 25% of the total equipment deemed available for reparations from the Ruhr. 15% would be in exchange for food, coal, potash, timber and other products from East Germany. So if you understand Germany, you understand कि ये जो सारा region है Germany का, जिसको हम ईस्ट जर्मनी कहते हैं, ये बहुत गरीब इलाका था, एग्रीकल्चरल वगैरह देहाती किस्म का इलाका. जो इंडस्ट्रियल हार्टलैंड था जर्मनी का वो यहाँ पे है, वेस्ट जर्मनी में, और ख़ास तौर पे यहाँ पे. सो इफ जर्मनी इज गोइंग टू पे द सोवियत यूनियन, इट्स गोना हैव टू कम फ्रॉम हियर इसेंशियली. कोल माइंस वगैरह, बड़ी इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री सारी यहाँ पे है. अब ये वो एरिया है आप देख सकते हैं जहाँ पे इसेंशियली सोवियत ट्रूप्स हैं, और ये वो एरिया है जहाँ पे दूसरे वेस्टर्न ट्रूप्स हैं. और बर्लिन जो यहाँ ईस्ट जर्मनी के अंदर है, यहाँ पे इन्होंने ये फैसला किया कि ये सिटी कैपिटल जो है इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे. एक हिस्सा सोवियत यूनियन का होगा, एक हिस्सा जो है वो ब्रिटेन का होगा, एक फ्रांस का होगा, एक यूनाइटेड स्टेट्स का होगा. जो उन तीनों का था वो अपनी जगह इकट्ठा हो गया, और जो सोवियत यूनियन का था वो अपनी जगह इकट्ठा हो गया. तो इस तरह बर्लिन जो है ईस्ट और वेस्ट बर्लिन में डिवाइडेड था. एक तरफ सोवियत फौजें थी, दूसरी तरफ वेस्टर्न फौजें थी. अभी कोई लड़ाई नहीं थी इनकी आपस में गप्पे भी लगा रहे थे. उसको कह रहा था सिगरेट दे दे, उसे कह रहा था मिठाई ला दे वगैरह वगैरह एंड सो ऑन. कोई लड़ाई नहीं थी. मगर ये ज़रूर था कि कुछ फौजें वहाँ खड़ी हैं, कुछ यहाँ खड़ी हैं, कुछ वेस्ट जर्मनी में खड़ी हैं, कुछ ईस्ट जर्मनी में खड़ी हैं एंड सो ऑन. और उनका ख्याल यही था उस वक़्त कि हम एलाइज हैं, तो हम इकट्ठे फैसला करेंगे. जो पोट्सडैम में फैसला हुआ है, याल्टा में फैसला हुआ, उसी की रोशनी में हम ऐसी सिचुएशन करेंगे कि नंबर 1, जर्मनी को हमने जो है वो अब मजबूत नहीं होने देना, क्योंकि ये मजबूत हुआ 2 दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी बुरी जंगें हुई. तो we don't want them to recover. We want them to recover a little bit, but we don't want them to become another superpower for the moment. दूसरी बात कि हम यहाँ पे डीनाट्सिफिकेशन करेंगे, नाट्सीइज्म को लोगों में ख़त्म करेंगे, लोगों के जहन से नाट्सीइज्म ख़त्म करेंगे, एक्सट्रीमिज्म जो है ना एक तरह से ख़त्म करेंगे. तीसरा वॉर रेपरेशंस करेंगे वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें थी. अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एट दिस स्टेज हैड what the author refers to as a preponderance of power. Soviet Union had won the war, that is true. But मैंने आपको वो सारी तस्वीर दिखाई क्यों, कि कितना बंदा मरा, कितनी चीज़ें तबाह बर्बाद हुई, इस वजह से कि आपको ये पता चले कि सोवियत यूनियन had won the war, but they were an exhausted country. अगर कोई उनसे कहता कि अब अमेरिका से जंग करो, कहते थे खुदा के लिए अब हमें थोड़ा सा आराम करने दो, हमारी फैमिलीज़ को हमें मौका दें कि हम उनको बेरी करें, हम मौका दें कि हम अपनी फसलें दोबारा प्लांट करें, हम अपनी ब्रिजेस रिकंस्ट्रक्ट करें, हम अपने टाउन्स को ठीक करें, हम रिकंस्ट्रक्ट करें. अभी जंग के लिए मज़ीद जंग नहीं कोई भी चाहता था फ्रेंकली. और मज़ीद दूसरी बात ये थी कि इकोनॉमिकली स्पीकिंग, बिकॉज ऑफ दिस वॉर एंड द डेविस्टेशन एज यू कैन सी, अमेरिका के हार्टलैंड पे तो कोई जंग नहीं है ना. सो अमेरिका का इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट है, फैक्ट्रियाँ ये वो सब कुछ इंटैक्ट है. ब्रिटेन का इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, फ्रांस का इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद है, जर्मनी का इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी सिटी तबाह बर्बाद है, सोवियत यूनियन का इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बस चल रहा है मगर फ्रैंकली वो भी तबाह बर्बाद ही है. जंग के लिए वो कर रहे हैं मगर बाकी सारा मामला तो अभी मैनेज करना है. तो यूएस में सब कुछ ठीक ठाक है, कोई बड़ी जंग अमेरिका के कॉन्टिनेंट पर नहीं हुई, उनके अपने मुल्क में नहीं हुई, लोग खुशबाश हैं, कोई मिलियंस ऑफ डेथ्स नहीं है वहाँ पे. जो जंग हुई है वो अमेरिका के बॉर्डर से आगे हुई है, पैसिफिक वॉर, डी-डे वगैरह, अमेरिकन फौजी वहाँ गए. सो दे हैव अ प्रिपॉन्डरेंस ऑफ इकोनॉमिक पावर नंबर 1, बट नाउ ऑल्सो दे हैव द न्यूक्लियर बॉम्ब. अगर सोवियत यूनियन किसी वक्त ये फैसला करता है कि जनाब अली हम वेस्ट बर्लिन को टेक ओवर करना चाहते हैं, या हम आगे मार्च करना चाहते हैं, रेड आर्मी आगे लेके जाएंगे, हम तो यूरोप को कॉन्कर करना चाहते हैं, तो यूरोप में तो वो कुव्वत नहीं है कि वो रेजिस्ट कर सके. और अमेरिका को अगर कन्वेंशनल वॉर लड़नी पड़े बूट्स ऑन द ग्राउंड के साथ तो वो नहीं जीत सकता, अमेरिका को भी अंदाज़ा है. मगर अमेरिका की टोटल सुपीरियॉरिटी है नेवी के एतबार से और एयरफोर्स के एतबार से और न्यूक्लियर वेपन्स में, और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा इंटैक्ट है. यानी कि दे हैव अ प्रिपॉन्डरेंस ऑफ पावर. उनको ये तो पता है कि जंग नहीं होने लगी, क्योंकि सोवियत यूनियन इस हालत में ही नहीं है कि वो जंग कर सके, ना वो कह रहे हैं कि हमने जंग करनी है.
मगर अगर जंग हो गई तो हम बहुत इन पे डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, हम अपने जहाज़ों से इनको बम कर सकते हैं, हमारे पास वहाँ पे बम बनते रहेंगे, हम इनको मारते रहेंगे, हम न्यूक्लियर बम शहरों पे गिरा के तबाह बर्बाद कर सकते हैं, पूरी पूरी लाख लाख की रेड आर्मी आ रही, बम गिराया, पूरे लाख बंदा ही मर गया। हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के एतबार से वो हमें मैच नहीं कर सकते, हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इतनी कर सकते कि हमारी आर्मीज हमेशा वेल सप्लाइड होंगी, वेल फंडेड होंगी, उनको तो अभी रिकवर करना है। सो दे हैव अ प्रिपोंडरेंस ऑफ पावर, ओवरवेलमिंग पावर है उनके पास, उनको ये मालूम है। और उनके जहन में जो स्ट्रेटेजिक बात आ रही है वो ये है कि अगर कम्युनिज्म के खिलाफ जीतना है, क्योंकि कम्युनिस्ट पावरफुल हो रहे हैं, उनको नजर आ रहा है कि इनकी मेंबरशिप बढ़ रही है, इनका वोट बैंक बढ़ रहा है, तो वी हैव टू मेंटेन दिस प्रिपोंडरेंस ऑफ पावर। This was essentially the American strategy. Now, Henry L. Stimson, Secretary of War, writes such: there will be, he said, pestilence and famine in Central Europe next winter. He writes कि यूरोप के अंदर फाके पड़ने लगे हैं. He told this to Truman. This is likely to be followed by political revolution and communistic infiltration. यूरोप के अंदर इस विंटर में इनकलाब होने लगा, आगे नहीं, अभी होने लगा है. We have to do something कि यूरोप को कम्युनिस्ट इनकलाब से बचाना है किसी ना किसी तरह. CIA, newly constructed, ने भी यही एडवाइस दी. The task of American policymakers, the CIA advised, was to keep, quote, the still widely dispersed power resources of Europe and Asia from being drawn together into a single Soviet power structure with a uniformly communist social organization. अगर यूरोप कम्युनिस्टों के हाथ में आ गया तो यूरोप की जो इंटेलेक्चुअल पावर है, यूरोप की जो इकोनॉमिक पावर है, उनकी जो साइंटिफिक पावर है, उनकी जो स्किल्ड मैन पावर, ये सब चीज़ें, और एशिया की भी, इनके पास आ गई तो फिर नहीं हम जीत सकेंगे. इनको यहीं पे रोकना किसी तरह, CIA ने ये कहा. ब्रिटेन का भी ये ख्याल था, और ब्रिटेन और अमेरिका की अब बड़ी ख़ास एक रिलेशनशिप बन गई. याद रखें कि बिफोर दिस पीरियड 45 से पहले ब्रिटेन इज द बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड. अमेरिका उनका बच्चा है. एक ज़माने में अमेरिका उनकी कॉलोनी हुआ करती थी, उनका बच्चा है. मगर अब ब्रिटेन तबाह बर्बाद है, उनको भी अच्छी तरह पता है. मगर ब्रिटेन के पास एक ऐसी चीज़ है जो कि अमेरिका के पास नहीं है, और अमेरिका को बहुत वक्त लगेगा उसको बनाने में. नॉट ओनली डू दे हैव कॉलोनीज, but they have a vast infrastructure of public servants, armies, cantonments, everything throughout the colonies. और अमेरिका कभी भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकता within 5-10 years. बहुत टाइम से, 200 साल से ब्रिटेन उसको बना रहा है. एचएसएन कॉलेज भी उन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे, और लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, और मकौले साहब ने जो है वो एजुकेशन दी है, और ये वो सब कुछ, पूरी क्लास तैयार की आफ्टर ऑल लोगों की, इंडियन सिविल सर्विस की एंड सो ऑन. पॉइंट ये कि ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास एजेंट्स हैं, उनके पास लोग हैं, उनके पास इजिप्ट में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्विस कनाल के इर्द गिर्द, उनके पास इंडिया में मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके पास पूरे ईस्टर्न अफ्रीका में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, वास्ट कॉलोनियल इंफ्रास्ट्रक्चर. So, most of all, policymakers in Washington wanted the British to reform their imperial practices. They wanted, for example, कि जो स्टर्लिंग ब्लॉक है वो डिसॉल्व हो जाए, ताकि फ्री कंपटीशन हो सके, ताकि अमेरिकन गुड्स अब इंडिया में जा सकें, पाकिस्तान में जा सकें, अमेरिकन गुड्स अफ्रीका में जा सकें, फ्री ट्रेड हो, कॉलोनियल मोनोपोली टूटे. नंबर 1, डिसॉल्विंग द स्टर्लिंग ब्लॉक, एक्सेप्ट फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ द पाउंड इनटू डॉलर्स. पाउंड और डॉलर्स की फुल कन्वर्टेबिलिटी होगी तो अमेरिका अपनी चीज़ें बेच सकेगा. And adhere to the principles of open and non-discriminatory trade. याद रखें कि जब तक बरतानिया आपके मुल्क में था तो बरतानिया की बेसिकली यहाँ के इलाके के एतबार से टोटल ट्रेड कॉलोनियल मोनोपोली थी. यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं कर सकता था विदाउट ब्रिटिश परमिशन. सो अमेरिका सेड नहीं, ये नहीं, ओपन डोर पॉलिसी करो, कोई भी ट्रेड कर सके विद द कॉलोनीज, बिकॉज ऑब्वियसली दे वांटेड टू. But Britain was also a key ally because it had a global infrastructure to fight the Cold War. ठीक है? And that's why Britain wanted now to place itself in a special relationship to the United States of America. Britain के लोगों ने, चर्चिल ने ख़ास तौर पे, और बेवन ने भी जाके कहा, so Britain now wanted a special relationship with the United States of America.
डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ यूरोप। फ्रांस के साथ आपकी अलग रिलेशनशिप है, जर्मनी में जो आपने करना है वो करें, मगर हम आपके नंबर 2 पार्टनर हैं। और वो रिलेशनशिप आप गौर करें आज तक जारी है, क्योंकि विदाउट दैट कॉलोनियल इंफ्रास्ट्रक्चर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका felt that it could not win that war, so Britain had a special role in that. और चर्चिल और बेवन, जैसे मैं आपको कह चुका हूं, played a key role in that. बेवन जो था वो लेबर पार्टी से था, चर्चिल आपको पता है कंजर्वेटिव था। लेबर पार्टी ने वादा ये किया था कि हम वेलफेयर स्टेट बनाएंगे। अब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई है, एटली वन द इलेक्शन, चर्चिल को उसने डिफीट किया, हालांकि चर्चिल बहुत पॉपुलर वॉर लीडर था, मगर आफ्टर द वॉर ब्रिटिश पब्लिक ये कह रही थी चर्चिल वेल डन विद द वॉर, मगर अब हमें रिलीफ चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें हेल्थ केयर चाहिए, हमें जॉब्स चाहिए, भाई हमें गुर्बत से निकलना है, हमें वेलफेयर स्टेट चाहिए। सो एटली हु वाज द लेबर लीडर, यानी लेबर पार्टी का लीडर था, मजदूरों की पार्टी थी वहाँ पे, ट्रेड यूनियंस वगैरह उस के साथ थे सारे, उसने कहा कि हम वेलफेयर स्टेट बनाएंगे। बट दिस वेलफेयर स्टेट नाउ नोट वाज प्रेमिस्ड ऑन अमेरिकन असिस्टेंस, बिकॉज ब्रिटेन के पास खुद तो कोई सरप्लस था ही नहीं, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी तबाह बर्बाद हो चुकी थी। सो ब्रिटेन एंड द लेबर पार्टी बेसिकली मेड अ डील, यू प्ले बॉल विद अस, गिव अस एड एंड असिस्टेंस, you get in turn our contacts across the world to help you fight the Cold War, and to the local public we will give them a nice welfare state premised on the aid and assistance we get from the United States of America. This was a very special relationship that they drew up. Meanwhile, America क्या सोच रहा है, especially with respect to Germany? Truman says if Western Europe was to fall to Soviet Russia, it would double the Soviet supply of coal and triple the Soviet supply of steel. If the free nations of Asia and Africa should fall to the Soviet Russia, we would lose the sources of many of our most vital raw materials, including uranium, which is the basis of our atomic power. And Soviet command of the manpower of the free nations of Europe and Asia would confront us with military forces which we could never hope to equal. He is very clear. इनको इधर ही डकना है, पंजाबी में जिसको हम कहते हैं, रोकना है. So US Secretary of State जॉर्ज मार्शल इज नाउ गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने इस सारी चीज़ को मैनेज करना है। क्या मैनेज करना है? ब्रिटेन को अपने साथ लेके आना है, यूरोप के अंदर से कम्युनिस्टों को निकालना है, एशिया के अंदर से कम्युनिस्टों को निकालना है, और मजीद यूरोप को रीबिल्ड करना है। कोई छोटा टास्क नहीं है ये। अगर हमने नहीं किया तो कम्युनिज्म से हम लड़ाई हार जाएंगे, कैपिटलिज्म ख़त्म हो जाएगा। सो दिस वॉज द मैन ऑफ द आवर। फर्स्ट एक्चुअली आई मीन व्हेन ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट एड एक्सेट्रा, बिकॉज द सोवियत यूनियन and Americans were allies, तो बड़ी अजीब सी बात लगे कि वो ये कहें कि हम एड दे रहे हैं सबको मगर सोवियत यूनियन को नहीं देंगे। भाई वो आपके allies हैं, तो they had to make some sort of gesture कि भाई नहीं तुसी भी आ सकते हो। So he went to Moscow to meet with the Soviet Union. वहाँ पे जब मोलोटोव से मुलाकात हुई, who was the foreign minister of the Soviet Union, तो मार्शल ने ये कहना शुरू किया कि हम वॉर रेपरेशंस खासतौर पे जो रूर से हैं, वेस्ट जर्मनी से हैं, वो यूएसएसआर को नहीं दे सकते। क्यों? This would tie the western zones of Germany to the Soviet economy. रूर का जो एरिया है ना, उसको हमने नहीं जोड़ना सोवियत यूनियन के साथ। हाँ, ईस्ट जर्मनी से आपने अपनी रेपरेशंस लेनी है, आप ले लें, मगर वेस्ट जर्मनी से हमने आपको रेपरेशंस नहीं देनी। सोवियत डेलीगेशन was shocked because this is what they had agreed at Potsdam. Molotov warned against any attempt to absorb Germany's industrial prowess into a Western bloc. He said, ये आप बड़ा गलत कर रहे हैं, ये नहीं करना आपने, ये अगर आपने किया तो कुट्टी। Then they had another meeting in Paris. Molotov arrived in the French capital on 27 June 1947 with a huge contingent of experts, यानी इकोनॉमिस्ट, ये वो, अपने अकाउंटेंट सारे साथ लेके आया। क्यों? Because obviously he thought कि अब हम बातचीत करेंगे, आप भी हमें एड देंगे, हम रीबिल्ड करेंगे, हम दोस्त भाई वगैरह वगैरह। It suggested a willingness to engage in serious economic discussions. Okay, here I am, I brought all my experts, now let's sit down and work out a plan to rebuild and fix everything. But the West didn't want to do that. If the Western powers allowed the Soviet Union to receive reparations in kind or to participate in the control of the Ruhr, the Kremlin's leverage would be extended into the industrial heartland of Western Europe. सोवियत यूनियन को वेस्टर्न यूरोप के अंदर नहीं बढ़ने देना, किसी तरह इनको वहाँ से कटाना है। अब अगर वो आएंगे जाएंगे वेस्टर्न जर्मनी के अंदर, वहाँ से अपनी रेपरेशंस लेंगे, वहाँ से चीज़ें लेंगे, टेक्नोलॉजी लेंगे, मशीनें लेंगे, सब कुछ लेंगे,
तो वो सारी टेक्नोलॉजी और नो हाउ अंडरस्टैंडिंग उनको भी मिलेगी, हमने नहीं देनी इनको, क्योंकि अब कोल्ड वॉर शुरू है भाई. Soviet Union meanwhile felt that this was a big betrayal of their agreement and understanding in Yalta and also at Potsdam. कि आपने वादा किया था कि 10 बिलियन हमें रेपरेशंस मिलेंगी, कुछ ईस्टर्न यूरोप से भी लेनी है, ज़्यादातर तो वेस्टर्न जर्मनी से लेनी थी, क्योंकि इंडस्ट्री तो वहाँ पे है, ईस्टर्न जर्मनी में तो इंडस्ट्री कोई नहीं, उधर से क्या रेपरेशंस लेनी है, तो गरीब लोग हैं सिर्फ. So Soviet requests to participate in the international control of the ruhr were rebuffed. Molotov warned against any attempt to absorb Germany's industrial prowess into the Western bloc, but the West said, no, this is what we want. Now the Western allies increasingly moved towards making West Germany into a separate and sovereign state. इससे पहले ये नहीं था, अब ये बात सारी शुरू हुई, और शुरू हुई मार्शल प्लान से. इसका ऑफिशियल नाम था द यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम, ERP. एंड ऑस्टेंसिवली उन्होंने सोवियत यूनियन से भी कहा आप भी आ जाएं, मगर एक्चुअली उन्होंने कहा आप आ जाएं, मगर उन्हीं जोन से रेपरेशंस आपको मिलेंगी जो ऑलरेडी आपके ऑक्यूपाइड है, दूसरी जोन से नहीं मिलेंगी. सो 47 में अनाउंस हुआ, 48 में इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ. द प्लान एम टू प्रोवाइड इकोनॉमिक असिस्टेंस टू हेल्प रीबिल्ड यूरोपियन इकोनॉमीज एंड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म. इट डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट $12 billion, यानी कि $130 billion in today's prices. Big money, huge money, to rebuild all of Europe. Although Marshall Plan के ऊपर ostensibly तो ये नहीं लिखा था कि you have to, get rid of the communists to be part of it, मगर अंदर खाते यही हो रहा था. For example, US ambassador in Paris, Jefferson Kefri, जो इसने बड़ा करीबी किरदार अदा किया in the Paris negotiations where Molotov was present, जहाँ पे actually उनकी लड़ाई हुई और वो नहीं agree कर सके reparations पे and so on, writes in his diary, I told Ramadier, जो कि French Prime Minister था उस वक्त, no communists in government or else. अगर communist government में आपके साथ हुए तो हमने आपको aid नहीं देनी, सीधी बात है. अब फ्रांस में क्या हो रहा था 47 में? In October 1945, elections had been held in France, and the communists had won 26% of the popular vote and emerged as a very powerful party. 26% वोट जीत गए थे. प्लस उन्होंने नाज़िज़म के खिलाफ बड़ी लड़ाई की थी, उसमें उनका 70,000 बंदा मरा था पार्टी का. So they used to call themselves the party of the 70,000 martyrs. पाब्लो पिकासो और उस ज़माने के जितने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हुआ करते थे ना फ्रांस के, वो सारे कहते थे हम भी कम्युनिस्ट वगैरह. Now they were part of the government. They had won 26% of the vote, so they made a coalition government. एक तरफ थी सोशलिस्ट पार्टी, दूसरी तरफ थी कम्युनिस्ट पार्टी. कंजर्वेटिव्स वो तो ख़त्म ही हो गए थे ना, सारा लेफ्ट डोमिनेट कर गया था बेसिकली फ्रांस की ज़िंदगी पर. द गवर्नमेंट वाज लेड बाय विंसेंट एरियोल, who was the socialist president, and then Paul Ramadier was the prime minister. He was also a socialist. और कम्युनिस्ट जो थे वो भी गवर्नमेंट में थे और कुछ मिनिस्ट्रियाँ उन्होंने भी संभाली हुई थी. बट इन May 1947 सडनली द सोशलिस्ट डिसाइडेड कि फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कुट्टी, उनको उन्होंने गवर्नमेंट से निकाल दिया. उन्होंने कहा कि हमें अब आपकी ज़रूरत नहीं. दिस इज मॉरिस थोरेस, द लीडर ऑफ द फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी. तो उनका अलायंस टूट गया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम अलग हुकूमत बनाएंगे, आपके साथ हुकूमत नहीं बनानी. बैकग्राउंड क्या है? क्वाइट ऑब्वियस कि अमेरिकन ये कह रहे हैं कि अगर आपको एड चाहिए, इनको बाहर निकालो पहले. The same type of pressure was now exerted upon the Christian democratic leaders in Italy. In Washington and Rome, Secretary Marshall and Ambassador Dunn maintained that emergency US assistance would be predicated on the exclusion of communists from the government. इटली की गवर्नमेंट से. इटली में अब 1948 में इलेक्शन आ रहा था, एंड इट लुक लाइक कि शायद वो जीत जाएं. इटली की कम्युनिस्ट पार्टी का एक बहुत बड़ा नाम था एंटोनियो ग्राम्शी, जिसको मुसोलिनी ने और फैशिस्टों ने जेल में तुन दिया, और बेचारा वो तकरीबन जेल में ही मर गया. मरने से 2 दिन पहले उन्हें रिलीज़ कर दिया कि जाके मरा, मगर उसको 10 साल तकरीबन जेल में रखा. तो वो बहुत बड़ा हीरो है आज भी इटालियंस का. टोग्लियाटी वॉज लीडिंग द पार्टी. So in 48, it seemed like in Italy, the communists would actually win the election. So US ran a campaign to defeat them. Quote, the State Department recruited labor and church leaders, as well as Italian-American organizations to lend support against the communists. The CIA poured money into the Democratic parties, purchased newspapers, and helped distribute leaflets,
films, documentaries, broadcasts, and radio shows, all organized by the State Department or by private groups, worked with the US Embassy in Rome, emphasized the magnitude of US aid and the generosity of the Marshall Plan. In the midst of the election campaign, the United States, along with Britain and France, pledged the return of Trieste to Italy. Officials encouraged Italian Americans to write letters to their relatives in Italy, and the post office expedited shipment of this mail across the Atlantic. The Justice Department announced that anyone who voted communist would be denied entry into the United States. Visa नहीं मिलेगा अगर आपने कम्युनिस्टों को वोट भी डाल दिया. Buoyed by US support, the Gasperi turned the campaign into a referendum on communism, and in February, the Christian Democrats won the election. They captured 48.5% of the popular vote, won the clear majority in parliament, with obviously US assistance. So communists are defeated. Similar thing now happens in Greece, except it's more violent. Communists there also had played a very important role in the fight against fascism. उन्होंने एक front बनाया था called the National Liberation Front, in Greek that would shorten to EAM. This was the key resistance group. इसमें communists भी थे और वो भी थे जो communist नहीं थे, मगर ये बहुत ताकतवर group था. और ये group बड़ा anti royalist था. ग्रीस के जो बादशाहत और रॉयलिस्ट थे उनके खिलाफ था. उन्होंने कहा था वॉर के बाद हम दोबारा से बादशाहत नहीं चाहते. And they had maybe a third of the support of the population. Again, they were considered great heroes. Now, a communist insurrection started while World War I was going on in 44. The British repressed it, put it down. From 46 till 49, the US and UK now supported the royalists to crush the communists who had created what they called the Democratic Army of Greece. इसमें भी को 50,000 fighters थे. इन्होंने कहा इनको crush कर दो, तो वो crush हो गई. और उन्होंने काफ़ी, once they had won against the Communist Party of Greece and the Democratic Army of Greece, तो उन्होंने फिर बड़ा खून खराबा भी किया, बड़े लोगों को कत्ल किया and so on and so forth. Soviet Union surprisingly did not intervene. हालांकि उनके comrades कत्ल हो रहे थे, they did not intervene. This is just a picture of the Democratic Army of Greece. Now the final nail in the coffin was with respect to what happened in Germany. In June 48, Western countries decided suddenly, and without discussing with the Soviet Union, that they are going to introduce a new currency into West Germany. And this was, of course, the Deutschmark, which continues to exist even today. Now, secretly they decided कि हम Deutschmark West Germany में भी introduce कर देंगे और हम West Berlin में भी इसको भेजेंगे, वहाँ पे भी introduce कर देंगे. रास्ते खुले थे, कोई ऐसा रास्ते बंद नहीं थे इस वक्त. अब इससे हुआ ये कि नंबर एक तो सोवियत यूनियन से इसको डिस्कस ही नहीं किया, उन्होंने सडनली अनाउंस किया कि नई करेंसी आ गई है, तो ईस्ट जर्मनी के अंदर एक इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया. वजह ये थी कि उस वक्त तक जर्मनी की एक करेंसी थी, जाहिर बात है, और ईस्ट जर्मनी जो बड़ा गरीब इलाका था वो वेस्ट जर्मनी से अपने इंडस्ट्रियल गुड्स वगैरह, इवन फूड और मुख्तलिफ चीज़ें हासिल करता था. नाउ विद द न्यू करेंसी इन वेस्ट जर्मनी, East Germany had no access to the new currency. In other words, they had no access to the goods produced in the Ruhr and produced in West Germany. So it was kind of like an economic blockade. You need the new currency in order to buy from us. You don't have the new currency, tough, we're not going to sell to you. इससे एकदम से East Germany में एक economic crisis आना शुरू हो गया. Because they couldn't get the food, they couldn't get the things, etc. इन्होंने ये सोचा कि अच्छा फिर अगर ये बात, सोवियत यूनियन ने ये सोचा कि अच्छा अगर ये बात है तो फिर हम ये करते हैं कि हम ब्लॉकेड कर देते हैं. वेस्ट बर्लिन को उन्होंने ब्लॉकेड कर दिया. ब्लॉकेड बेसिकली मेंट कि वेस्ट जर्मनी से ईस्ट जर्मनी आने की हम आपको इजाज़त नहीं देंगे. सड़कें हमने बंद कर दी, रेलवे लाइंस उन्होंने बंद कर दी, और जो कनाल्स थी वो भी बंद कर दी. उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे वो अपनी करेंसी लेके आते हैं, जहाँ वहाँ पे स्मगल करते हैं, उससे हमारी सारी इकोनॉमी का सत्यानाश हो रहा है, तो आपको इजाज़त नहीं. दे वर कैलकुलेटिंग कि शायद वेस्ट ये फैसला करेगा कि चलो फिर बर्लिन तुम ले लो, हम वहाँ से अपनी फ़ौजें विड्रॉ कर लेते हैं. मगर वेस्ट ने एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का फ़ैसला किया. उनकी कैलकुलेशन गलत साबित हुई. उनने कहा हम एयरलिफ्ट करेंगे, हम जहाज़ से भेजेंगे अपनी चीज़ें और गुड्स और जो भी है हम उसको जहाज़ से सपोर्ट करेंगे. सो thus began the famous Berlin blockade and the famous Berlin airlift.
अब ये एयरलिफ्ट वाज अ मैसिव ऑपरेशन, मेनली टेकन ऑफ कोर्स बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल एज बाय यूके। और मैं आपको ये दिलचस्प बात बताऊं कि सोवियत यूनियन के पास अपनी एयरफोर्स थी, बट इट वाज नथिंग कंपेयर टू द अमेरिकन एयरफोर्स, ठीक है ना। अब वो रोजाना वहां पे जहाज भेज रहे, रोजाना क्या, इतने जहाज उन्होंने वहां पे भेजे फ्रॉम जून 26 टिल May 12, 1949, यानी तकरीबन पूरा साल 327 days they undertook 277,000 flights transporting 2.3 million tons of goods into West Berlin. Massive undertaking. अब ये जो मैसिव अंडरटेकिंग थी, इसकी वजह से सोवियत यूनियन began to feel कि हमारी तो बड़ी बेइज्जती हो रही है, हम तो बड़े बुरे लग रहे हैं, या तो हम अब इनके प्लेन्स को शूट डाउन कर दें, क्योंकि और कैसे ब्लॉकेड करेंगे आप, या फिर हम अपनी फौजों को वेस्ट बर्लिन के अंदर भेज दें ताकि इनकी फौजें ही ना यहाँ पे रहें और हम पूरी सिटी को टेक ओवर करें, या फिर हम ब्लॉकेड जो है वो ख़त्म कर दें। उन्होंने ये फैसला किया ब्लॉकेड ख़त्म करता हूँ, दिस इज़ अ यूजलेस सिचुएशन। कुछ लीडर्स ने तो ये भी सोचा कि ईस्ट जर्मनी पूरे का पूरा वेस्ट को दे दो, यहाँ से अपनी पूरी फौजें निकाल दो, बट ऑफ कोर्स दैट वाज आल्सो नॉट समथिंग दैट दे वांटेड टू डू, दे वांटेड रेपरेशंस फ्रॉम जर्मनी, फ्रॉम ईस्ट जर्मनी एक्सेट्रा। सो दैट्स हाउ यू गॉट अ स्ट्रेंज सिचुएशन कि सोवियत यूनियन के साथ जो एलाइड स्टेट था कॉल्ड द जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, विच इज बेसिकली ईस्ट जर्मनी, उसका जो मेन शहर है बर्लिन, उसके अंदर एक हिस्सा शहर का सोवियत यूनियन के कंट्रोल में था, और थ्रू आउट द कोल्ड वॉर वेस्ट बर्लिन जो है वो वेस्ट के कंट्रोल में ही रहा, और वो अपनी चीज़ें भेजा करते थे और लाया जाया करते थे थ्रू अ कॉरिडोर। वेरी वियर्ड सिचुएशन। इट्स लाइक यू हैव पाकिस्तान and in Islamabad, India is trading or something like that. You know, India controls part of Islamabad or some big city. Very weird situation. This whole crisis now, the Berlin crisis, created a new organization. The West felt कि अब सोवियत यूनियन के साथ लड़ाई शुरू हो गई है, एक नई तंजीम की ज़रूरत है जो यूरोप की सिक्योरिटी को इंश्योर करेगी, and that was the North Atlantic Treaty Organization or NATO. In April 1949, just months after the end of the Berlin uplift, they formed NATO right here. And also in 1955, much to the objection of the Soviet Union, they also included West Germany into NATO. Why did the Soviet Union object? आपने देखा ही था कि जर्मनी की वजह से जो तबाही और बर्बादी हुई, उन्होंने कहा यार आपने इनको फिर नेटो में ले लिया, आपने इनको अपने साथ एलाय कर लिया, हम तो चाहते थे कि ये डीमोबिलाइज्ड और डीमिलिटराइज्ड रहें, और आपने ये क्या किया? Now the Cold War had begun. Especially after they took Germany into NATO, तो सोवियत यूनियन ने फिर अपने एलाइज के साथ एक पैक्ट बनाया जिसका नाम था the Warsaw Pact. So on the one hand was NATO, on the other side was the Warsaw Pact. In 1949, in August 1949, सोवियत यूनियन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया. And America was shocked by this because America thought कि ये तो अभी हमसे 10-20 साल पीछे, इनको अभी 10-20 साल लगेंगे अपने ब्रिजेस रिकंस्ट्रक्ट करने में, ये कैसे एटम बम बना लेंगे इतनी जल्दी? उन्होंने बना लिया. दे वर कन्विंस्ड कि हमारे में से लीक हुआ सारा, स्पाइज ने इंफॉर्मेशन दी है. तो इस वजह से मकार्थीइज्म का विच हंट या एंटी कम्युनिस्ट जो पूरा सिलसिला शुरू हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वो इस वजह से शुरू हुआ कि जैसे सोवियत यूनियन ने एटम बम बना लिया, उनने कहा कि हमारे सीक्रेट्स किसी ने दिए, पता करो किसने दिए, उसको तुन के रख दो. उस पर बड़ा फेमस वो केस था जिसमें एक कपल था, एक खातून थी जो काम करती थी एज अ सेक्रेटरी, टाइपिस्ट और व्हाटएवर. उस पर इल्ज़ाम लगा कि इसने जो है ना सीक्रेट्स दिए. उसका मियाँ था जूलियस, दीज आर कॉल्ड द रोजनबर्ग्स, एथल रोजनबर्ग एंड जूलियस रोजनबर्ग. उन पे इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने, ये कम्युनिस्ट हैं, इन्होंने ये सब कुछ किया है. जूलियस पे तो इल्ज़ाम भी नहीं था, इल्ज़ाम उसकी बीवी पे था मेनली, और उसको उन्होंने ऑफर भी की कि बता दो सच्ची सच्ची, तुम्हें माफ़ कर देंगे, बीवी तो तुम्हारी नहीं बचने लगी. उसने कहा कि ऐसी की तैसी, जो भी उसकी सज़ा है मेरी सज़ा है. जब वो कोर्ट हाउस में मिले तो नहीं, एक्चुअली जब उनको कोर्ट हाउस लेके जा रहे थे तो उनको हथकड़ी लगी हुई थी. तो जब वो पहली दफ़ा मिले ना, आफ्टर बीइंग इंटेरोगेटेड अलग-अलग एंड एवरीथिंग, तो पहली दफ़ा मिले ना तो जूलियस किस्ड एथल रोजनबर्ग. वहाँ एक फोटोग्राफर ने ठक करके तस्वीर ले ली, कई सारे फोटोग्राफर्स ने तस्वीर ले ली. वो तस्वीर जना फ्रंट पेज पे छप गई अमेरिका के अखबारों में. अमेरिकन पब्लिक ने कहा है इनको मारोगे, माफ़ कर दो इनको. फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी प्यारी नज़म उन्हीं को डेडिकेट की, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जूलियस रोजनबर्ग टू
Ethel Rosenberg, his wife, whom he did not sell out, by the way. हम जो तारीख राहों में मारे गए. बड़ा फेमस केस है ये, बहुत फेमस केस है, ठीक है. पूरी दुनिया में उनके लिए कैंपेन भी हुआ कि यार ये ख़त्म करो. और मकाथीइज्म बेसिकली जो जूलियस और एथल रोजनबर्ग के हवाले से जो कैंपेन बना, उसके नतीजे में many years later though finished. But what happened to Julius and Ethel Rosenberg? You might be wondering. They were both electrocuted in a chair. They were both given the death sentence. In 1949 also, the civil war that was occurring between the communists and the nationalists in China, वहाँ पे माओ ज़ेडुंग जीत गया. So suddenly now, Soviet Union had the bomb and they had this huge ally in China. And also इससे एक साल पहले, in fact, the communists had marched into, or rather had gone, had sort of risen up in Korea as well as in Vietnam. So it was looking like the Soviet Union, or rather communism, going to sweep over East Asia. So the balance of power was once again shifted. And America was obviously a bit worried. The US perspective now with respect to the Cold War was that the Soviet government was responsible for the Cold War, kyunki they refused to accept free elections in Poland, Bulgaria, Romania. They rebuffed the Baruch Plan, the control of atomic energy, rejected American blueprints for post-war Germany, probed for weak spots in the Eastern Mediterranean and the Near East, and appeared ready to capitalize on prospective communist successes in Greece, Italy, and France. In other words, US perspective ये था कि Soviet Union was trying to make a world revolution. What did the US want? US wanted that Soviets should not intervene with US based requirements or seek bases of their own. So they also said that Soviets should accept American domination of Japan and Western control of the Ruhr and the Rhine industrial complex in Germany. Soviets should not support the communists in Greece, Italy, France. In fact, the Soviets should tell them कि तुम पीछे हो, इनकलाब कोई नहीं करना, टीटो के हवाले से भी. Soviets should evacuate their troops from Manchuria, cooperate with Chiang Kai-shek, who was the leader of the nationalists, accept the temporary presence of US Marines in North China. They should withdraw from Iran and acquiesce to British predominance in the Persian Gulf and American influence also in Saudi Arabia. These were all things that were being contended. Many of these things the Soviet Union did in fact withdraw. They did not support the Greeks in the Civil War. They did not support the Italians. They said, election हार गए हो, घर बैठो, ठीक है, opposition में जाओ. They didn't do anything with respect to the French or whatever. And they even made a pact with Chiang Kai-shek, even though their own comrades were fighting against Chiang Kai-shek, but they themselves had a pact with Chiang Kai-shek. Anyway, the Soviets should permit international control of their atomic energy facilities prior to American relinquishment of its atomic monopoly. हमें इजाज़त दें कि हम आपकी चीज़ें इंस्पेक्ट करें, बाद में हम देखेंगे कि आप भी हमारी चीज़ें इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि नहीं. And that the Soviets open up Eastern Europe and assent to Western trade and investment. This was what the Americans wanted, and this was their narrative. The opposite narrative was of the Soviet Union के United States was establishing a military presence in Northeast Asia. ये अपने अड्डे बनाई जा रहे हैं, हमें encircle कर रहे हैं. They are ensconcing themselves into Saudi Arabia. They are supporting the British in Iran. They are intervening in the Adriatic, खास तौर पे in Trieste. They are asserting a substantial influence in Germany. They are negotiating for their military bases, etc., air transit privileges far from American shores. They are maneuvering to maintain their atomic monopoly. And they felt that actually we are being very restrained. They said in contrast, Soviet leaders viewed their own actions beyond the periphery of their armies of occupation as restraint. Yes, हमने कुछ areas occupy किए Nazism के खिलाफ, मगर other than that हमने और कोई ऐसी provocative चीज़ नहीं की, उनका ये कहना था. After all, they advised West European communists to forego revolutionary action. उन्होंने कहा भाई नहीं हो सकता इनकलाब, जितना हो गया उतना काफ़ी है, अब opposition में तुम लोग लड़ो और wait for a better time. Bow to the American reparations plan for Germany. मान गए कि ठीक है जर्मनी से हम reparations नहीं लेते. Cautioned Tito to restrain himself in Yugoslavia and recognized Chiang's government in China. They welcomed Americans into South Korea and also acceded to US domination of Japan. They said देखें हम ये इतनी सारी बातें तो आपकी मान गए, आप तो हमारी एक भी बात नहीं मान रहे. In fact, Truman का एक बड़ा famous expression था कि in order to win the Cold War, the United States of America has to get its way 85% of the time. So it looks like that was working out. The Americans knew this, of course, and they knew that they had because of this economic as well as nuclear superiority,
the Soviet Union would not fight them. Rhetoric अपनी जगह था, ओह बड़ा एक्सपेंशनिस्ट है, रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट थी. जब पॉलिटिकल साइंटिस्ट सोबरली और ऑब्जेक्टिवली देखते हैं तो कहते हैं रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट थी. सोवियत यूनियन वाज इन नो पोजीशन टू फाइट एंड दे डिड नॉट वांट टू फाइट. इनफैक्ट क्वाइट द ऑपोजिट, दे वांटेड कि बस यहाँ पे रुक जाएं, ऑपोजिशन में रहेंगे, बाद में जाके आगे सोशलिस्ट इनकलाब होते रहेंगे, जो भी होता रहेगा. This is the background to what we refer to in political science as the security dilemma. What is that? A situation in which actions taken by one state, a given state, like say the United States of America, to increase its own security cause reactions from other states. आप अपनी security बढ़ा रहे हैं, क्या है पूरी theory? कि we have a preponderance of power. हमारे पास overwhelming power है. उस प्रिपॉन्डरेंस को मेंटेन करना है. सोवियत यूनियन रिकवर कर रहा है, हमने फिर भी बैलेंस ऑफ पावर में उनसे बहुत आगे रहना है. उसके लिए हमें ये बेस भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें ये करना है, ये करना है, उनको कंटेन करना है, उनको जर्मनी में नहीं बढ़ने देना, उनको ये नहीं करना, वो नहीं करना, जो भी है. दिस इन टर्न लीड्स टू अ डिक्रीज रादर देन एन इंक्रीज इन द ओरिजिनल स्टेट सिक्योरिटी. इट कैन ऑल्सो बी द अदर वे. Of course, the Soviet Union is saying कि हमने कम्युनिस्टों को सपोर्ट करना है, ये करना है, वो करना है, and the Americans are saying, ओए क्या कर रहे हो, वगैरह वगैरह. Any state that seeks to maneuver in such a way, such as to strengthen its position, will automatically see that its opponent will also maneuver to ensure its own security, and this leads to general insecurity of the state that wants to become more secure. It leads to escalating war. But having said that, it is a fact that although the Soviet Union was now rapidly, through the Cold War, catching up with the United States of America, but the United States of America, because of this particular history, the death and destruction that I've showed you that occurred on the European continent in World War I, in the Civil War, then of course later in World War II, and so on and so forth, the Soviet Union, actually their thinking was we need 10, 20, 30 years of peace to rebuild. And once we rebuild, then our economy will be so powerful we'll overtake the United States of America, and then the world will see how much communism has to offer, and they will automatically defeat capitalism in their own countries. That was their calculation. And the Americans said, we have a preponderance of power. If we are going to win this war, which is a Cold War, a different war from a hot war, we can't bomb them. Now they also have the bomb. If we bomb them, they'll bomb us. And later the Soviet Union also developed long-range intercontinental ballistic missiles, ICBMs, which meant that the Soviet Union could attack the United States of America. America could of course attack the Soviet Union because it already had its bases in around the Soviet Union. It had its fighter bombers ready. They could do that. USSR didn't have those kind of fighter bombers that could go long range all the way across the Atlantic to the United States of America. But now later they created the ICBMs. So वो बाद में देखेंगे. So, but the point nonetheless is that these were the calculations that led to the escalation of this peculiar conflict that we refer to as the Cold War, which was primarily therefore fought out where? Not between the United States of America and the Soviet Union on their border, they don't share a border, or not on the border of Europe, but it then spilled over into the rest of the world, especially into the Third World, which is the subject of this course.